गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के साथ हम डील करते हैं आज। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है आपका? गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। यानी कि हम यहाँ पर किन की बात करेंगे? गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। अब ये गवर्नमेंट पॉलिसीज होती क्या हैं? अब जो ये हमारी क्या हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनको इस तरह से पढ़ते हैं कि पॉलिसीज गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए बनाएगी, किसके लिए बनाएगी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो बनाती है अपनी सोसाइटी के लिए, यानी कि अपने पीपल के लिए, पब्लिक के लिए। ठीक है, पीपल बोले तो गवर्नमेंट के लिए पीपल कौन है? इनकी आम पब्लिक। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जाएंगी किसके लिए बनाई जाएंगी? पब्लिक के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो इन गवर्नमेंट पॉलिसीज को हम क्या बोल सकते हैं? हम पब्लिक पॉलिसी भी बोल सकती है। ठीक है, सो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं हमारी अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी? हमारे पास पब्लिक पॉलिसीज। आपका नाम जरूर है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, बट हम जब डील करेंगे इस चैप्टर के साथ तो हम देखेंगे कि हर जगह जो वर्ड यूज है दैट इज पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी क्यों, गवर्नमेंट पॉलिसी क्यों? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई किसके लिए? पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए। और लोगों के लिए बनाई गई पॉलिसी इज लोगों की पॉलिसी, यानी कि पब्लिक पॉलिसी। तो जितनी भी चीज़ें हमें मिलेंगी वो क्या है? पब्लिक पॉलिसी। अब आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में अब ये समझ लेते हैं कि पब्लिक पॉलिसी होता क्या है, क्या डील करेंगे इसके अंदर पब्लिक पॉलिसी में। अब पॉलिसी क्या है? पॉलिसी है कि आपने नीतियाँ बना रही, रूल्स रेगुलेशंस बना ली कि ये काम ऐसे ही होंगे। ठीक है, अभी जो काम जैसे होंगे उसके लिए आपने बनाया रूल्स रेगुलेशन, यानी कि आपने बना दिया वहाँ का पॉलिसी। सो पॉलिसी कुछ नहीं है, आपके रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, तो पॉलिसी क्या है? आपका रूल्स रेगुलेशंस। अब पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो रूल्स रेगुलेशन आप बना चुके हैं दैट इज योर पब्लिक पॉलिसी। क्लियर इतना? सो पब्लिक पॉलिसी डील करता है बहुत सारे मैटर्स के साथ। अब आप बिजनेस करते हैं, से आपने एक बिजनेस किया, बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए। ठीक है, फंड्स मतलब फाइनेंस। तो आपको फाइनेंस पॉलिसी यानी कि मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंस पॉलिसी, पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसा लगा दिया बिजनेस में, टैक्स दोगे तो आपको फिस्कल पॉलिसी पता होनी चाहिए, फिस्कल लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है जी, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यानी कि इंडस्ट्री में आपने पैसा लगाया, इंडस्ट्री आप रेगुलेट कर रहे हो, तो आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की। चिंता मत कीजिए, ये चैप्टर आपको तरह तरह की पॉलिसीज के बारे में नहीं बताएगा। ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि पॉलिसीज क्या होती हैं, क्यों होती हैं और वो कैसे बनाई जाती हैं। पॉलिसीज बनने के बाद हमारी कंट्री को क्या फ़ायदा हुआ, पॉलिसीज कहाँ से उठकर आई, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डील करेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे तो आपका 7 से 8 नंबर का वेटेज जाता है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर लिंक्ड है आपका। कहीं ना कहीं 5th चैप्टर थोड़ा बहुत लिंक हो जाता है, कहीं ना कहीं 6th चैप्टर थोड़ा बहुत लिंक हो जाता है। तो लिंकअप करके ये कंप्लीटली आपके 7 से 8 नंबर का वेटेज देता है। तो इस चैप्टर को ढंग से पढ़िएगा, इस चैप्टर के साथ साथ नोटबुक ज़रूर बनाइएगा। ऑफलाइन क्लास में तो मैंने बच्चों से बनवाई है, तो जो बच्चे आप ऑनलाइन ले रहे हैं इस सब्जेक्ट को, उसके लिए आप उसकी नोटबुक ज़रूर क्रिएट कीजिएगा और नोटबुक क्रिएट करने के बाद मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या पढ़ेंगे हम? पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी क्या है? बिजनेस से रिलेट करती है, बिजनेस से रिलेट करती है। जहाँ पर भी आप बिजनेस छोड़ दीजिए, अब आपकी सुरक्षा की बात आती है, डिफेंस की, क्या वहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स बनाती है? बिल्कुल बनाती है, डिफेंस पॉलिसी होती है हमारी। सो यानी कि पब्लिक ने बिजनेस भी कैप्चर किया है अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, और किसको कैप्चर किया है? हमारी सेफ्टी को कैप्चर किया है, ह्यूमन रिसोर्स को कैप्चर किया है, ह्यूमन के वेलफेयर को, एजुकेशन को, हेल्थ को, सब चीज़ों को कैप्चर किया हुआ है। यानी कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है वो ना सिर्फ बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करती है बल्कि एज एन सोसाइटी की ग्रोथ के लिए भी, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करती है। सो क्या हम मान सकते हैं कि हमारा बिजनेस या फिर हमारी जो सोसाइटी है, इकोनॉमी है, वो अलग है गवर्नमेंट पॉलिसी से? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एक हिस्सा है और इतना अहम हिस्सा है कि इनके बिना हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब आपके ऊपर किसी का डंडा नहीं होता, आपको कोई बोलता नहीं है सारा टाइम पढ़ लो बेटा पढ़ लो, तब तक आप पढ़ते नहीं हो। यानी कि हमें कोई काम करने के लिए कोई सर पे डंडा मारने वाला चाहिए,
उसी तरह से पब्लिक अच्छे तरीके से काम करे, उस चीज़ के लिए कौन आई हमारे पास, उस चीज़ के लिए हमारे पास आई गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट उनको बहुत ढंग से काम करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट आर गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बट ये आपकी बुक से उठाई गई डेफिनेशन है। तो यहाँ पर एक लाइन है आपकी, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सिने क्वा नॉन फॉर ऑल स्फीयर्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर ये स्टेटमेंट क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप लोग थोड़े से हड़बड़ा जाओगे कि क्या पूछ लिया हमसे, ये तो था ही नहीं सिलेबस का पार्ट। सो द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सिने क्वा नॉन। ठीक है, सिने क्वा नॉन का मतलब होता है जिसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। ठीक है जी, जिसकी एब्सेंस में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, यानी कि सिने क्वा नॉन किसी चीज़ को बताता है कि वो क्या है, वो एक नेसेसरी एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है जी। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सिने क्वा नॉन फॉर ऑल स्फीयर्स ऑफ द इकोनॉमी। एक नेसेसरी एलिमेंट है पूरी इकोनॉमी का। ठीक है, पूरी इकोनॉमी के अंदर अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज ना हो तो गवर्नमेंट इकोनॉमी क्या हो जाएगी, आपकी तहस नहस हो जाएगी, इकोनॉमी चल नहीं पाएगी। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक लीगल प्रोसेसेस, टैक्स पॉलिसी, बिजनेस रिस्ट्रिक्शन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ एनी नेशन फॉलोज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज के बाद ही सारी चीज़ें क्या चलती हैं, आपके सुचारू रूप से चलती हैं। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है, कुछ एग्जांपल्स हैं आपको गवर्नमेंट पॉलिसी समझाने के लिए। मान लेते हैं कि एक कंट्री है आपका, एक बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने क्या बनाई, अपनी स्टेट पॉलिसी बनाई, इम्पोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड फॉरेन कार्स इज अलाउड। इसने क्या बोला कि आपके यहाँ पर इम्पोर्ट अलाउड है, किसका, सेकेंड हैंड फॉरेन कार्स का। ठीक है जी, टोयोटा स्टेट्स दिस पॉलिसी इन देयर फेवर। तो टोयोटा ने क्या किया, उसको अपने फेवर में चेक किया। कैसे फेवर में चेक किया, बांग्लादेश कंट्री में जाकर अपना एक ऑफिस खोल दिया वहाँ पे, यानी कि अपनी एक छोटी सी कंपनी खोल दी जिसमें वो क्या करते थे, वो हमारी कंट्री से सेकेंड हैंड कार इंपोर्ट करते थे। यानी कि जो इनका ऑफिस था बांग्लादेश में, वो ऑफिस सेकेंड हैंड कार इंपोर्ट करता था और वहाँ के लोगों को बेचता था। So Toyota steers this possibility to their favor. Second-hand Toyota cars are sold in numbers through Toyota approved dealers in the Dhaka. तो टोयोटा ने जो अपने लोग कहाँ पर बिठाए थे, ढाका। ढाका कहाँ का है, बांग्लादेश का है। तो जो वहाँ पर इन्होंने अपने नंबर ऑफ पीपल बिठाए थे, तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ से कार इंपोर्ट करके वहाँ पर सेल आउट करते थे। सो उन्होंने बहुत सारी, सोल्ड इन नंबर्स मतलब बहुत सारी ऐसे कार्स बेची। रिफर्बिश्ड कार्स कलेक्टेड फ्रॉम बायबैक स्कीम आर सोल्ड इन ढाका मार्केट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पर बायबैक स्कीम लगा दी कि जिस बंदे को अपनी गाड़ी बेचनी हो दे दी यहाँ पे। अब हम यहाँ वाली कंट्री वाले लोगों से खरीदते थे और ढाका वाली मार्केट में बेचते थे। इस तरह से हम प्रॉफिट कमाते थे। और टोयोटा ने अपनी मार्केट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, वहाँ पर और ऑफिसेस खोल दिए ढाका, चिटागोंग, रांची में, ताकि वो उनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे सकें। यानी कि वहाँ पर बेचना काफ़ी नहीं है ना, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद के लाते हो, आप उस प्रोडक्ट से कब सेटिस्फाई होते हो, जब आप आपको उसके सर्विसेज मिलती रहे। यानी कि अगर वो ख़राब हो गया तो आप उसको रिपेयर करा सको। वन टाइम यूज़ के लिए हम बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जिसमें वन टाइम यूज़ के लिए हम पैसा डालते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार कोई चीज़ ली हमने तो वो हमारी लंबे समय तक चले। कब चलेगी, जब उसका प्रॉपर मेंटेनेंस अवेलेबल होगा। अब कार जैसी चीज़ें, कार जैसी एसेट्स को तो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती ही है, थोड़े थोड़े टाइम में इनका मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए भी ढाका में क्या की गई, इन्होंने ऑफिस खोले। ठीक है, तो इस तरह से टोयोटा ने क्या किया, किसी दूसरे देश की पब्लिक पॉलिसी इन्होंने क्या बनाई, इन्होंने पॉलिसी बनाया कि हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट अलाउड करते हैं सिर्फ सेकेंड हैंड कार्स का। सेकेंड हैंड कार्स कौन सी, वो भी फॉरेन की कार्स। ठीक है जी, अब जो भी इस कंट्री, इस देश की इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाना चाहती थी, उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। सो इसी तरह से बोला जाता है कि जब आप पॉलिसीज़ पे नज़र रखते हो तो बहुत सारी पॉलिसीज़ आपके बिजनेस के फ़ायदे के लिए यूज़ होती है और आप उसको अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है वो अपने लोगों के भले के लिए बनाती है, और जो लोगों के भले के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई है वो पॉलिसी इफेक्टिव कब होगी, जब लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। अगर लोग उस पॉलिसी का फ़ायदा उठा ही नहीं रहे तो वो पॉलिसी बनी या ना बनी बेकार ही हो गई ना। तो यहाँ पर टोयोटा ने क्या किया, टोयोटा ने उस पॉलिसी का फ़ायदा उठाया। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। ये सब आपकी बुक्स के एग्जाम्पल है और आपकी बुक्स में से इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं 1 और 2 मार्क्स के। ठीक है जी, On the contrary, in India, as a government policy, no foreign car manufacturer are allowed to sell imported cars. क्या बोला कि हमारी कंट्री में कोई भी imported कार नहीं बेचेगा। No foreign car manufacturer are allowed to sell imported cars. ठीक है, तो हमने रोक लगा दी कि हमारी कंट्री में इंपोर्टेड कार नहीं बेच सकते।
दे नीड टू फॉर्म अ होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी। अगर आप हमारी कंट्री में अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो तो आपको पहले हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, होली ओन्ड इंडियन सब्सिडी खोलनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी खोलनी पड़ेगी जो इंडिया की हो, ठीक है, या फिर आपको एक जॉइंट वेंचर खोलना पड़ेगा। होली ओन्ड इंडियन सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जहाँ लाइक एक कंपनी है ABC लिमिटेड, USA की है, ठीक है, इसको बोल दिया गया कि आप होली ओन्ड इंडियन सब्सिडी खोलो, यानी कि आप इंडिया में आके इन्वेस्ट करो। एक कंपनी खोल दी आपने ABCD लिमिटेड, ठीक है। अब ये कंपनी आपने कहाँ खोली, आपने खोली है इंडिया के अंदर खोली, ठीक है। वहाँ पर लिमिटेड वर्ड मत लगाओ, USA वाली कंपनी में ABC कंपनी लगा दो। एक ABC कंपनी है USA की, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं होता, वहाँ पर इनके अलग अलग टर्म्स होते हैं। हमारी कंट्री में लिमिटेड अनलिमिटेड वर्ड यूज़ होता है। सो ये ABC लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। किसने खोली, ABC USA वाले ने खोली। अब जब इसने खोली तो इसने क्या किया, इसकी जो शेयर कैपिटल थी, इसकी 100% शेयर कैपिटल, यानी कि इस कंपनी में पूरा पैसा किसका लगा है, USA वाली का लगा है। या तो USA वाला 100% पैसा लगा के इंडिया में क्या खोल ले, एक सब्सिडी कंपनी खोल ले, ठीक है। अब ये कंपनी खुलेगी इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन पैसा किसका आएगा, ABC का, ठीक है। एक तरह से फॉरेनर बंदे ने इंडिया में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका क्या हो सकता है, आप JV खोल लो, मतलब 100% इन्वेस्टमेंट मत करो, आधा इन्वेस्टमेंट आप करो और आधा को इंडिया से बंदा ढूंढ लो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, टोयोटा मैन्युफैक्चर्स कार इन इंडिया एज जॉइंट वेंचर विद किर्लोस्कर कार मेकर्स। तो इन लोगों ने क्या किया, टोयोटा और किर्लोस्कर ने अपना जॉइंट वेंचर खोल लिया। तो जो भी JV में आने के बाद इन लोगों ने अपनी कार्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और उसको मार्केट में धड़ाधड़ बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये सब पॉसिबल हुआ आपकी पॉलिसीज़ की वजह से। हमारी गवर्नमेंट ने FDI को अलाउड किया उन लोगों को कि आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर पैसा डाल सकते हो, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पैसा डाल सकते हो। तो जितना पैसा आप डालोगे उतना इंडिया के बिजनेसेस को फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर आधा पैसा किसका लगा, टोयोटा का, आधा पैसा किसका लगा, किर्लोस्कर का। दोनों ने मिलकर अपना कमाया, दोनों ने मिलकर अपना सेल आउट किया। तो यहाँ पर प्रोडक्शन किसका बढ़ा, हमारी इंडियन कंपनी का बढ़ा, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है ना, तो GDP भी हमारे कंट्री का बढ़ा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जो हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा दे, और इकोनॉमी को भी फ़ायदा हुआ, हमारे यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हुआ। तो जब भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है उसका एम क्या होता है, उसका एम होता है सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, या फिर आपका पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। सो ये 2 एग्जांपल्स थे हमारे पास। इन 2 एग्जांपल्स के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है उससे हमारा बिजनेस भी इम्पैक्ट होता है। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इम्पैक्ट बिजनेस पॉलिसीज़ टू। क्लियर, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे पॉलिसीज़। अब पॉलिसीज़ पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम पॉलिसीज़ के बारे में, क्या ये पॉलिसी हमारे लिए नई है, क्या हमने इसे अभी से बनाना स्टार्ट किया है, या हम बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं। सो हम डील करते हैं इसके लिए पॉलिसीज़ आई कब से थी। तो पॉलिसीज़ को समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जनरली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, लेकिन हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो हम इसको डिवाइड करेंगे आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंस के बाद में, यानी कि आफ्टर 1947, ठीक है। और क्या करेंगे हम, इसका न्यू ईरा करेंगे, मॉडर्न एज, न्यू ईरा, जो आपका मन करे वो डाल देना, या मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या, प्री इंडिपेंडेंस। अब प्री इंडिपेंडेंस मैंने इसलिए लिया, अब ये बिल्कुल डीप डाउन एंशिएंट की बात करेंगे, यानी कि बहुत पुरानी बात करेंगे, जब राजा अकबर हुआ करते थे, अलाउद्दीन खिलजी हुआ करते थे, उस जमाने के जब ब्रिटिशर्स हमारे पास आए नहीं थे उसकी भी बात करेंगे, और ब्रिटिशर्स जब हमारे पास आए उसकी भी बात करेंगे, यानी कि हम इसमें सबकी बात करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में बात करेंगे बिल्कुल इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, और मॉडर्न एज में क्या बात करेंगे कि आजकल कैसे होता है। सो इस पॉलिसीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लिख लीजिए नोटबुक के अंदर। प्री इंडिपेंडेंस के नीचे आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है पर्टिकुलर पॉलिसीज़ के डिटेल्स, कि इस टाइम पर कौन कौन सी पॉलिसीज़ हमारे पास थी। यहाँ पर आपको लिखना है कि इसके बाद का क्या सिनेरियो हुआ, क्या इसके बाद कोई पॉलिसीज़ बनाई गई, और इसके अंदर हम जब डील करेंगे मॉडर्न एज में तो इसमें हम करेंगे आफ्टर 1990, ठीक है। इसके नीचे हम अपना सारा डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है।
1990 के बाद, अच्छा 1990 के बाद हमारे चैप्टर नंबर 6 में टर्म था जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर याद है कुछ, NEP रिफॉर्म्स 1991 कुछ ऐसा पढ़ा था। इसके अंदर क्या आया था हमारे पास, इसके अंदर आया था LPG। L बोले तो लिबरलाइजेशन, P बोले तो प्राइवेटाइजेशन, G बोले तो ग्लोबलाइजेशन। कुछ याद है ऐसा पढ़ा था हमने? नहीं याद तो पढ़ लेना उस चीज़ को दोबारा से, और याद है तो वेल, ठीक है जी। प्री इंडिपेंडेंस में क्या है, बहुत सारी डेफिनेशंस है, मैंने स्लाइड्स में आके लिखी हुई है, वो देखते हैं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी। 1950 में क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हो गया था, ठीक है। तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हो गया था। इसी के बाद हमारे पास 1951 से हमारे पास एक प्लानिंग कमीशन, जिसने 5 साल की योजनाएं बनाना स्टार्ट कर दिया था, इसका काम स्टार्ट हो गया था। तो प्लानिंग कमीशन में 1951 में क्या दिया था, अपना पहला पंचवर्षीय प्लान निकाला था, ठीक है जी। और उसके बाद क्या हुआ था आपका, 1956 से आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया था आपका, आपकी स्टार्ट हो गई थी आपकी यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्लानिंग कमीशन 1956 में क्या आई थी हमारे पास, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसने सारी की सारी इंडस्ट्री किसके अंडर कर दी थी, पब्लिक सेक्टर के अंदर कर दी थी, ठीक है जी। यहाँ पर हमारी पॉलिसी सारी की सारी इंडस्ट्रीज कहाँ कर दी गई, पब्लिक सेक्टर के अंडर डाल दी गई थी। और यहाँ पर इस एरिया में कौन सा कहाँ डाल दी गई थी, इस एरिया के अंदर पब्लिक सेक्टर से उसको वापस से प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव किया गया था। क्लियर इतना? चलिए जी, यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत लोगों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास से जो निकल के आई हैं, जिनकी अच्छी अच्छी वैल्यूज़ थी। फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वैशाली, ठीक है। तक्षशिला, नालंदा और वैशाली, ये जितना भी हिस्टोरिकल पार्ट है ये आपके MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो इसके अंदर समझने वाला कुछ नहीं है, बट आपको लर्न फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। और क्या हुआ था, और इसके अंदर तक्षशिला के अंदर हमारे पास सबसे बढ़िया फिलोसफर निकले थे चाणक्य जी, जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने दिया था आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को आज हम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज दी थी हमें, ठीक है जी। चाणक्य के बाद बहुत लोग आए, इसी तरह से नीचे नीचे लिखते जाना, जैसे मैंने यहाँ पर आपका लिखा है, चाणक्य ने क्या दिया, अर्थशास्त्र इन द इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद और क्या क्या है देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं, तक्षशिला, वैशाली, नालंदा। उसके बाद आया जी चंद्रगुप्त मौर्य का समय, ठीक है। द ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु द एम्पायर चाणक्य आउटलाइन द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द स्टेट। He authored the book अर्थशास्त्र, a concept of the state craft and public policy। इसने बताया कि स्टेट को किस तरीके से चलाना चाहिए, पब्लिक को किस तरीके से आपको वेलफेयर करना चाहिए। तो इन्होंने कंप्लीट अर्थशास्त्र आपको दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि अर्थशास्त्र किसने दिया, या फिर चाणक्य जी ने कौन सी पॉलिसी हमें दी। तो चाणक्य जी ने हमें अर्थशास्त्र दिया, यानी कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक पॉलिसी भी कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद ग्रीक सिटीज़ के अंदर हम लोगों ने कुछ सुनाई दिया, हमें ग्रीक सिटीज़ से कुछ शोर सुनाई दिया। उन्होंने क्या बोला, ये एक रोमन एम्पायर है जो कि पब्लिक पॉलिसी पे बड़ा सारा ध्यान देता है। और यहाँ पर पब्लिक पॉलिसीज़ के जो मेन फिलोसफर हैं इनके, वो कौन है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। क्या पॉलिसीज़ उन्होंने निकाली, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और हमारा हिस्टोरिकल पार्ट हम और ज़्यादा बर्डनसम करेंगे भी नहीं। तो हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ग्रीक सिटी से भी कुछ फिलोसफर थे लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जिन्होंने पब्लिक पॉलिसीज़ के ऊपर बड़े सारे डिस्क्लोजर्स दिए, यानी कि बड़ी सारी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ अशोका। अशोका कौन थे, आपके मगध के राजा, मगध के रूलर। अब उन्होंने क्या किया, उनको बड़ी शांति पसंद थी, देखिए शांति प्रिय थे वो, शांति प्रिय थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मनी लगाई, यानी कि सब लोग शांति से रहो, एक साथ मिलकर रहो। तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मनी को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आ गए जी हमारे गुप्ता जी, गुप्तास। अब जो गुप्तास है, पढ़ के आए होगे आप हिस्टोरिकल में, गुप्तास का भी एम्पायर आया था। अब जो गुप्तास थे, यानी कि हमारे जैसे बनियों के पीछे गुप्ता लगता है,
सो ये जो गुप्ता है इसको याद रख लो जी, हमारे बनिए जैसे हैं। अब इन्होंने क्या किया, बनियों को क्या पसंद है, व्यापार पसंद है, यानी कि इन्होंने पॉलिसीज बनाई ट्रेड पे। ट्रेड की पॉलिसीज के साथ टैक्स की पॉलिसी जुड़ी हुई होती है। अब ये खुद का बिजनेस भी करते थे और दूसरों का हड़पना भी चाहते थे, तो इन्होंने वारफेयर यानी कि युद्ध की नीतियां, युद्ध नीति भी बनाई। ठीक है जी, चलो जी आगे करते हैं। इन दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी, अब अलाउद्दीन खिलजी को छीनना झपटना ज़्यादा पसंद था, तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रिंगेंट टैक्स रिफॉर्म्स बनाई, यानी कि टैक्स रिफॉर्म्स को कड़ा कर दिया। स्ट्रिंगेंट टैक्स रिफॉर्म मतलब कड़े कर सुधार, ठीक है, कड़े कर सुधार की इन्होंने, यानी कि टैक्स के अंदर और ज़्यादा सुधार लाया गया, यानी कि किस तरह से हम टैक्स वसूल सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आए अकबर जी। अकबर जी को क्या पसंद था, अकबर जी को ज़मीनें पसंद थी, तो उन्होंने क्या रिफॉर्म्स निकाले, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स निकाले। अब इस लैंड रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी उन्होंने दे दी हमारे तोदरमल जी को, तो यानी कि इसके ऊपर लीडरशिप किसकी थी, हमारे तोदरमल जी की थी। कौन से राज्य में, अकबर के टाइम पे क्या निकला, लैंड रिफॉर्म्स निकला। सो ये हिस्टोरिकल पार्ट है, आपको पढ़ना चाहिए और आना भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए पॉलिसीज कहाँ से निकली। अब देख रहे हो हमारी इतनी पॉलिसीज पुरानी हैं, ठीक है। उसके बाद आ गए जी नॉर्मल, जब अकबर का साम्राज्य आ गया उसके बाद तो अंग्रेज आ ही गए थे, राजा महाराजाओं की चीज़ें धीरे धीरे अंग्रेजों के पास जाने लगी थी। अब जैसे ही ये अंग्रेजों के पास गई, यानी कि जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर आए तो क्या हुआ, तो हमारे पास एक ऑथर हैं, एक फिलोसफर हैं, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने एक बुक लिखी, हिज बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अब क्या लिखा कि ब्रिटिश रूल लिखा। ब्रिटिश रूल कैसा था, तो ब्रिटिश रूल क्या करता था, ब्रिटिश रूल करता था कि इंडिया के लोगों से कैसे हम चीज़ों को खरीद सके, कैसे हम वेल्थ को ड्रेन कर सके वहाँ से, यानी कि ड्रेन फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। अब इंडिया का वेल्थ ये कहाँ लेकर जाते थे, ब्रिटेन में लेकर जाते थे, तो उसको छीनने के लिए, झपट्टा मारने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उस ज़मींदारी में क्या करते थे, अपना रिवेन्यू मैक्सिमम करते थे फ्रॉम द इंडियन पीजेंट्स, यानी कि इंडिया के जो बंदी बनाए हुए लोग थे या फिर जो उनकी बंधुआ मजदूरी करते थे, उन लोगों से कैसा पैसे वसूले जाए। तो इस सिस्टम में क्या आया आपका, ज़मींदारी सिस्टम। तो उस समय की ये पॉलिसीज थी, ज़मींदारी सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल क्या था, हमारे पास पॉलिसी थी। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, तो बुक का नाम आ सकता है आपके पास, ज़मींदारी सिस्टम किस काल में आया वो पूछा जा सकता है आपके पास, या फिर ज़मींदारी सिस्टम का काम क्या था। क्या काम था, एक्सट्रैक्ट करना मैक्सिमम रिवेन्यू फ्रॉम द बंदुआस, यानी कि फ्रॉम द इंडियन पीजेंट्स। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, अब ये बोलता है, अब इतना पढ़ के हमें समझ में आता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी भी हो, ओलिगैरिक हो, मोनार्की हो, आर्स्टिक्रेसी हो, टायरेनी हो, डेमोक्रेसी हो, या कैसी भी हो, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों के पास कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ हमारे पास होनी चाहिए। पॉलिसीज़ जो हैं हमारे पास ज़रूरी है। ठीक है जी, अब ये जो चीज़ें हैं, आपका पेज नंबर आप 4 चैप्टर निकाल लीजिए अपना साथ साथ। अब जब आप 4 चैप्टर खोलोगे तो स्टार्टिंग में आपका जो फर्स्ट पेज है, आपका जो हिस्टोरिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका हिस्टोरिकल पार्ट के बाद आपके पास आएगा मॉडर्न इंडिया, यानी कि इंडिया अंडर द एंशियंट इंडिया, इंडिया अंडर ब्रिटेन, और उसके बाद सारी चीज़ें आएंगी आपकी मॉडर्न इंडिया वाला चीज़ें आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर इंक्लूसिव होगा आपका। ठीक है जी, अब आपके बुक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर फर्स्ट 3 पेजेस के अंदर सब कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, ओलिगैरिक मोनार्की एंड अरिस्टोक्रेसी, टायरनी एंड डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज ओरिगैनिक, व्हाट इज मोनार्की, व्हाट इज अरिस्टोक्रेसी, व्हाट इज टायरनी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। ये आपकी इकोनॉमी का टाइप बताते हैं कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, आपकी इकोनॉमी में कैसा गवर्नमेंट चलता है। लाइक अगर मैं बात करूं एलिगैरिक की, ओलिगैरिक की, तो क्या बोलता है, कंट्रोल ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, स्मॉलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कुछ मुट्ठी भर लोग आपकी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ओलिगैरिक इकोनॉमी। उसके बाद है मोनार्की। मोनार्की तो आप सबको पता होगी, यानी कि राजशासक होता है, जब यहाँ पर आप क्या करते हो, किंगडम काइंड ऑफ, यानी कि मेरा साम्राज्य है, एक अकेला राजा होता है, उस तरह से हमारी मोनार्की चलती है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, ये कुछ डील करता है ओलिगैरिक के साथ। इसका मतलब क्या है, कंट्रोल ऑफ बेस्ट पर्सन्स, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिन्होंने आपने बोला कि वो बेस्ट हैं और आप अपनी बागडोर उनके हाथ में थमा देते हो, तो वो क्या है, कंट्रोल ऑफ बेस्ट पर्सन। उसके बाद है टायरेनी।
ठीक है, ये बड़ा खतरनाक है। ये क्या है? कंट्रोल ऑफ अनफेयर रूलर या फिर अनफेयर यूज ऑफ पावर। ठीक है, तो उस इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? टायरानी। डेमोक्रेसी हम जानते हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल। ठीक है, जो आजकल हमारी कंट्री के अंदर चल रही है। इसी से याद आया, डेमोक्रेसी से अब हम लोग को कोई इकोनॉमी चूज करनी थी अपनी, हम कैसी इकोनॉमी अपनी बनाए। अब हमारे पास ऑप्शंस थे क्या, कि हम कैपिटल इकोनॉमी यूज कर सकते थे, हम कम्युनिस्ट या फिर कम्युनिटी इकोनॉमी चूज कर सकते थे, या हम मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटल यानी कि आपका जो आपका कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, यानी कि जिसके अंदर आपका एक राजा जो है पूरा शासन चलाता था। कम्युनिटी इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, या फिर इसका सोशलिज्म इकोनॉमी, जहाँ पर मार्केट फोर्सेस से इकोनॉमी चलती थी, वो कर सकते थे। या फिर हम अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी कर सकते थे, जैसे कि हमारे पास इंडिया है। मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए हमारे पास एक टर्म है, बड़ी कॉमनली नोन है, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स जो है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है। अब ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स के लिए हम लोग को, आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑल्दो आपकी बुक से ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मिक्स्ड इकोनॉमी ब्रिक्स के अंदर चलती है। ये पांचों कंट्रीज़ क्या हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और सबसे ज़्यादा डेवलप कर रही हैं। तो ये ग्रुपिंग किया हुआ है, इनको नॉर्मली हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। सो B फॉर इज़ ब्राज़ील, ठीक है, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, ठीक है, एंड S फॉर आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये पांचों नाम आप लिख लेना, आपकी बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? ब्रिटिश सिस्टम हम कर चुके हैं। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं, देखते हैं क्या है। इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल इन 1947 पेव्ड द वे ऑफ फ्री चार्टरिंग बिजनेस ग्रोथ इन इंडिया। क्या बोलता है कि कॉलोनियल रूल खत्म हो गया था, यानी कि जो ब्रिटिश शासन था वो हमारे ऊपर से खत्म हो चुका था। अब हमारा देश हमारे हाथों में वापस आ चुका था। तो हम लोगों ने क्या किया? केम विद द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द ईयर 1948 सजेस्ट द अर्जेंट प्रायोरिटी द गवर्नमेंट अकॉर्डेड टू फ्यूलिंग इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब हमने पहली बार अपनी इंडस्ट्रीज को संभाला तो हमें पता चला कि गवर्नमेंट को बिजनेस के अंदर अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, सो उसके बाद यानी कि 1948 के बाद सेकंड काम क्या हुआ हमारा? 1950 के अंदर 1950 में काम क्या हुआ? हम लोगों ने प्रीएम्बल बनाया अपना, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि हर एक इंसान के पास राइट है कि वो अपना बिजनेस, अपना व्यापार कर सकता है। कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जैसे राइट टू फ्रीडम आपको दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको दिया गया। उसके बाद 1950 के बाद क्या हुआ? आपका इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, यानी कि एक प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, जिसका काम क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बनाना। ठीक है जी, उसके बाद ये जो चीज़ है आपका, इसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिपील करके क्या बनाया गया? उसको रिपील करके हम नीति आयोग ले आए। ठीक है, ये आया था हमारा मोदी जी के राज में, यानी कि जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया। कहते कि 5 साल का प्लान अब नहीं चलेगा, 5 साल वाले प्लान में इफेक्टिवनेस नहीं आती। आप पहले प्लान बना तो लेते हो, लेकिन वो पूरा हो या ना हो आपको 5 साल तक का वेट करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट प्लान। सो नीति आयोग बनाएगा। ये क्या करता है? ये नीतियाँ बनाता है, ये आइडियाज़ देता है आपको छोटी छोटी चीज़ों का। जैसे आपका स्टार्टअप इंडिया आया, मेक इन इंडिया आया, तो वो क्या है? आपकी नीतिज़ हैं। ये जो नीति आयोग है, इसको लाने का डिसीजन लिया गया था 2014 में, बट ये आया था कब? 2015 में। ठीक है जी, 1 जनवरी 2015 को आया था हमारा नीति आयोग। और उससे पहले जो ये 5 ईयर प्लानिंग कमीशन है, इसका ऑल द फर्स्ट प्लान कब लॉन्च किया गया? 1950 में, लेकिन प्लानिंग कमीशन का एक डेट है, ठीक है जी। प्लानिंग कमीशन जो है हमारा आया था 15 मार्च 1950 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में इसने क्या किया? एन इरा ऑफ डायरेक्ट ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस थ्रू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज कर दी गई। इन द सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वाज नॉट आइदर नॉट एबल और विलिंग। सो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ना तो हम करना चाहते थे, ना कोई इच्छा थी ऐसी, और ना ही हम कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी पॉलिसीज कैसी थी? सब कुछ हमने गवर्नमेंट के कंट्रोल में डाला हुआ था। हमने क्या चूज़ की? मिक्स्ड इकोनॉमी चूज़ की। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा हम लोगों को समझ में आने लगा। तो 1990s के अंदर, यानी कि 1991, हमने सबसे पहला कदम उठाया, न्यू इरा ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया, एन इरा दैट इज पॉपुलरली नॉन एज इरा ऑफ LPG,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इस चैप्टर में आगे हमें किसके बारे में पढ़ना है? लिबरलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन आपका नहीं है चैप्टर के अंदर, ग्लोबलाइजेशन उड़ाया हुआ है आपके चैप्टर से, बट ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, ग्लोबलाइजेशन क्यों आया? तो जब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया गया, हमारी कंट्री क्या चाहती थी, हमारी इकोनॉमी क्या चाहती थी? हमारी इकोनॉमी चाहती थी कि देश विदेश के साथ बिजनेसेस को खोल दिया जाए ताकि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो एक इकोनॉमी बन सके, यानी कि आसपास के जो देश हैं वो एक दूसरे के बिजनेस में हेल्प कर सके, एक दूसरे के बिजनेस का फ़ायदा उठा सके, यानी कि इकोनॉमी का फ़ायदा उठा सके, अपने बिजनेस को क्या कर सके, ग्रो कर सके। उस चीज़ के लिए ग्लोबलाइजेशन आया था। जैसे ही ये तीनों चीज़ें खुली आपकी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में कुछ डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन अलाउड हुआ, इंडिया में गंगा बहने लगी किसकी? एफडीआई की, एफआईआई की, और एक और चीज़ जो आपकी करंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दैट इज़ ओएफडीआई। तो यानी कि ये चीज़ें बहुत फ्रीली अलाउड कर दी गई। अब क्या है इसका मतलब? एफडीआई इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआईआई क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओएफडीआई क्या है? ओवरसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनका मतलब क्या है, क्या होते हैं, इसको हम डील करेंगे डिटेल के अंदर, लेकिन आज नहीं, बाद में। आज हम चलते हैं अपने चैप्टर के साथ आगे। सो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा नया ईरा आया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? न्यू लिबरल इकोनॉमिक थॉट। तो जब 1990s के बाद का ईरा था, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को लिबरलाइज कर दिया गया, मार्केट को खोल दिया गया, क्लोज्ड इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी कहाँ टर्न हो गई? ओपन इकोनॉमी में टर्न हो गई। तो हम इसे बोलेंगे, नियो यूज होता है वर्ड नए के लिए, न्यू के लिए। सो न्यू लिबरल इकोनॉमिक थॉट। अब हमारी थॉट क्या थी? हमने क्लोज नहीं रखा सब चीज़ों को, ओपन कर दिया मार्केट फोर्सेस के पास। ठीक है जी, तो हमने जो ओपन किया मार्केट को, कहाँ किया? प्राइवेट मार्केट मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग द प्रीवलेंट इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम्स। यानी कि जब हमारी कंपनीज में जो गवर्नमेंट के अंडर जितने भी बिजनेसेस थे, जब वो लॉस क्रिएट कर रहे थे, तो उन बिजनेसेस को हमने ट्रांसफ़र किया कहाँ पे? मार्केट के अंदर, प्राइवेट प्लेयर्स के पास, ताकि वो हमारी इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। क्लियर? चलिए जी, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम पॉलिसीज़ की। मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर से पहले हम कुछ पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएंगी, गवर्नमेंट पॉलिसी दो तरीके से बना सकती है। एक बनाएगी मैक्रो लेवल पर, एक कैसे बनाएगी? एक आपकी माइक्रो लेवल होगी। ठीक है जी, अब माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल को कैसे डिफाइन किया जाएगा? मैक्रो लेवल पे क्या बनेगा आपका? जो पूरे देश को दे, पूरे देश का पॉलिसीज़ को अफेक्ट करे, लाइक आपकी फिस्कल पॉलिसी हो गई, ठीक है, बजट आता है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। सो ये क्या है? ये आपके पूरे देश को प्रभावित करती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या दे सकता है एट माइक्रो लेवल? ठीक है, ये क्या होगा आपका? इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगा, एरिया स्पेसिफिक होगा, इकोनॉमी स्पेसिफिक होगा। लाइक अगर इंश्योरेंस सेक्टर में कोई पॉलिसीज आएगी तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई पॉलिसी आएगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुई, एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोई चेंज आएगा तो वो एग्रीकल्चर पॉलिसी हुई। तो ये सब क्या है आपका? एक्टिविटी स्पेसिफिक, इकोनॉमी स्पेसिफिक, या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक चेंजेस। क्लियर? ठीक है जी। अब मैक्रो लेवल, अब माइक्रो की बात नहीं कर रहे, मैक्रो की। तो मैक्रो लेवल की जब पॉलिसीज थी तो उसको डील करने के लिए हमने 5 इंडिकेटर्स बनाए। ठीक है, हमने बोला कि मैक्रो पॉलिसीज के कुछ इंडिकेटर्स हैं मैक्रो पॉलिसीज चेंज करने के लिए, तो उसके लिए हमने टोटल 5 इंडिकेटर्स बनाए। अब ये 5 इंडिकेटर्स कौन से हैं? दीज 5 इंडिकेटर्स आर जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट। अब इस चीज़ को डील कैसे करना है? हम बोलते हैं, या फिर इकोनॉमी की डिमांड क्या है, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए तो उस पॉलिसी का इम्पैक्ट कैसा है। यानी कि कोई भी पॉलिसी बनाओगे, से आपने इंटरेस्ट रेट को क्या किया, मान लीजिए आपका क्या किया हम लोगों ने, से इसके अंदर 4th फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कम रखा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट घटा दिया गया, इंटरेस्ट रेट में पॉलिसी में चेंज आया तो इंटरेस्ट रेट क्या किया हमने? इंटरेस्ट रेट घटा दिया। जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटाया, लोगों ने क्या किया? लोगों के पास पैसा आ गया, पैसे को इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? हमारे प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है,
अब जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा, मार्केट में डिमांड रेज होगी, सेल परचेज होगा, तो यानी कि इनकम बढ़ेगी। ठीक है, अब लोगों की इनकम बढ़ी है, लोग क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, डिमांड करेंगे। जैसे जैसे डिमांड करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, आपकी क्या इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने इंटरेस्ट रेट को घटाया, एक फैक्टर को चेंज किया, तो आपका क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा, क्योंकि पैसा सस्ता हो गया। अब ये इन्वेस्ट किया लोगों ने पैसा, अब इस इन्वेस्टमेंट क्यों किया, इन्वेस्टमेंट क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट चीपर मिला। इन्वेस्ट करने से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन से क्या हुआ, इनकम जनरेट हुआ, इनकम से क्या हुआ, आपका जीडीपी इंक्रीज हुआ। यानी कि एक पॉलिसी चेंज करने में हमारे पास क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट रेट घटा। सो इंटरेस्ट रेट घटा और जीडीपी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर इनकम आई, मार्केट में कुछ चेंजेस आए होंगे, तो प्राइस लोवेस्ट गया होगा या प्राइस थोड़ा सा अप गया होगा। प्राइस में अगर चेंज हुआ होगा तो वो प्राइस थोड़ा बहुत अप गया होगा। ठीक है, अगर बिल्कुल अप चला जाता तो मतलब पॉलिसीज क्या हैं, खराब है। एकदम से इन्फ्लेशन आना भी खराब है और एकदम से डिफ्लेशन आना भी खराब है। तो मार्केट में रेट कैसा रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। इन्फ्लेशन होना चाहिए बट हद से ज़्यादा भी नहीं और हद से कम भी नहीं। सो इन्फ्लेशन कैसा रहना चाहिए, मॉडरेट। जैसे जैसे इनकम जनरेट हुई, लोगों ने सप्लाई बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी इन्फ्लेशन अफेक्ट हुई। ठीक है जी, अब ये प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन के बाद जब आपने इनकम जनरेट की, तो इस इनकम पे लगता है जी टैक्स। अब बारी आती है गवर्नमेंट को टैक्स कैसा लेना चाहिए। जितना लोगों ने कमाया उतना तुम लूट कर ले जाओ, यानी कि उतना अगर गवर्नमेंट लूट कर टैक्स भर लेगी अपने पास, तो उस इनकम का क्या फ़ायदा। क्या वो इनकम इन्वेस्ट की जा सकती है बिजनेस में दोबारा, बिल्कुल नहीं। सो टैक्स कैसा होना चाहिए, टैक्स आपका लोअर होना चाहिए। जितना कम टैक्स होगा उतना ही बिजनेस के पास री इन्वेस्टमेंट फंड बच जाएगा। तो जैसे ही री इन्वेस्टमेंट फंड बचेगा तो वो वापस इन्वेस्टमेंट होगा और वापस से ये सर्कल क्या करता रहेगा, आपका मूव करता रहेगा। तो टैक्स रेट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 4 इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा। जीडीपी हमारा कैसा रहेगा, हाई रहेगा। इन्फ्लेशन रेट एक मॉडरेट लेवल पर चलना चाहिए, मीडियम लेवल पे, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। टैक्स रेट जितना कम होगा उतना बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, जितना उनके पास इन्वेस्टेबल फंड ज़्यादा बचेगा। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या है, इंटरेस्ट रेट अगर हमारे पास कम होगा, कम इंटरेस्ट रेट क्या इंडिकेट करेगा, कम इंटरेस्ट रेट ये इंडिकेट करेगा कि आप इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा कम इंटरेस्ट होगा उतने पास आपके पास इन्वेस्टेबल फंड्स ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, अब एक बचा एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन हमारा मॉडरेट लेवल पर रहता है, हम चाहते हैं कि एक्सचेंज रेट भी आपका मॉडरेट लेवल पर रहे। ठीक है, मॉडरेट चेंजेस आए, यानी कि जब आपको मार्केट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होगा तो आपको ज़्यादा चेंज ना, ज़्यादा महंगा इंपोर्ट ना मिले, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आप इंपोर्ट कराते हो आपको ज़्यादा महंगी ना मिले। एक्सचेंज रेट कम होगा तो लोगों को एक्सपोर्ट भी चीपर मिलेगा, और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, यानी कि चीज़ें जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगी उतना ही हमारी कंट्री को फ़ायदा है, हमारी कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को ये बढ़ाएगा। तो ये 5 मैक्रो इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ किस तरह से बननी चाहिए। कोई भी मैक्रो पॉलिसी आप बनाओगे तो इसका इम्पैक्ट देखो। इम्पैक्ट क्या देखो, अगर पॉलिसीज इन 5 इंडिकेटर से कनेक्ट होती है तो आप देखो कि इम्पैक्ट में जीडीपी बढ़नी चाहिए, इन्फ्लेशन मीडियम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने बिल्कुल ही एकदम से प्राइस अप कर दिया, एकदम से प्राइस डाउन कर दिया। एकदम से प्राइस अप जाएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, और एकदम से प्राइस डाउन जाएगा तो इनकम अफेक्ट होगी। इनकम अफेक्ट होगी तो इकोनॉमी रिसेशन के अंदर चली जाएगी। टैक्स रेट कम करो ताकि सब चीज़ें मेंटेन रहे, हम और ज़्यादा ग्रो कर सके। इंटरेस्ट रेट लो रहना चाहिए। एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, एक्सचेंज रेट भी आपका मॉडरेट रहना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए। इंटरेस्ट कम इसलिए भी रहना चाहिए, जब आपको मार्केट से इंटरेस्ट कम मिलेगा तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप पैसा इकोनॉमी में इस तरीके से इन्वेस्ट करोगे कि पैसा और पैसा बने, यानी कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो। जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा उतना ही इकोनॉमी के लिए फ़ायदा होता है। सो इसके साथ हमारे ये मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर ख़त्म। ठीक है जी, अब मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग एक बार बुक से ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, बुक्स के अंदर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसी तरीके से, तो बुक से एक बार ज़रूर पढ़ेंगे जितना भी कुछ हमने किया है। तो तब तक आप इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।